को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया। इसके पहले सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर्स काम पर लौट आए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपीज के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ते में पूरी करने और राज्यों को 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करने का आदेश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी है। कोलकाता केस में सुप्रीम सुनवाई के दौरान कई सवाल किए गए, जिसमें पूछा गया कि अप्रत्यक्ष मौत की एंट्री सुबह क्यों हुई, जिसके जवाब में बंगाल सरकार ने कहा कि केस की पूरी टाइमलाइन दी गई और वीडियोग्राफी में सब कुछ स्पष्ट किया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को। वहीं डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को लेकर फोडा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के वकील का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता आयुष ने बात की वकील सत्यम सिंह से। फोडा के वकील एडवोकेट सत्यम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्यम जी, सबसे पहले कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई थी तो डॉक्टर से अपील की गई थी कि आप लोग सबसे पहले लौट जाइए अपनी प्रैक्टिसेस पर, और सीजीआई ने सुनिश्चित भी किया था कि किसी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अब क्या डॉक्टर सीजीआई की इस बात को मानते हुए दोबारा से लौटेंगे, क्योंकि मरीजों को भी समस्या हो रही है? देखिए, जहाँ तक इस पे था तो इस पे काफ़ी कहा, उस पर सीजीआई ने बोला भी है कि इस पे किसी भी तरीके का एडवर्स एक्शन नहीं होगा। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। और उन्होंने आज वापस रिक्वेस्ट किया है कि जो है प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें। लोग सामान्य लोगों को दिक्कतें होती हैं उस पर जाएं। लेकिन मैं फोर्डा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फोर्डा की तरफ से हमारा कहना ये था कि हमें जो है जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है जिसमें आरडीए का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और आरडीए को जो है फोर्डा रिप्रेजेंट करती, क्योंकि फोर्डा सिर्फ दिल्ली में उसके 30,000 मेंबर हैं और पैन इंडिया लेवल पे काम करती है। तो उसका कहना है कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे हमारे जो आरडीए की प्रॉब्लम है उसको हम बेहतर तरीके से एनटीए के सामने रख सकें और जिससे चीजें रिजॉल्व हो सकें। सीजीआई ने बोला था कि इस चीज से आप सुनिश्चित रहिए, क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं वो कभी ना कभी रेजिडेंट डॉक्टर रहे होंगे। जो बाकी लोग हैं वो सब रेजिडेंट्स की समस्याओं को समझते हैं। नहीं, देखिए, बात क्या है कि बाकी लोग रहे होंगे या नहीं है सवाल अलग है, लेकिन सवाल ये है कि जिसकी प्रॉब्लम है वो वही समझेगा। इसी तरीके से आरडीए की जो प्रॉब्लम है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ही ज्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। वो फ्रंटलाइन वॉरियर है। और फोर्डा पहला ऐसा एसोसिएशन है जिसने पहले इस प्रोटेस्ट को शुरू भी किया। इसके पहले भी फोर्डा ने कई सारे एक्शंस लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वायलेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स। लेकिन अब जो बाकी डॉक्टर्स को जब सम्मिलित किया जाएगा, आप कह रहे हैं फोर्डा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रखना चाहते हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, वो बात बेहतर अपनी रख पाएंगे उस काउंसिल में, क्योंकि काउंसिल के जो निष्कर्ष निकलेगा वो पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पर लागू किया जाएगा। लेकिन अब इस मांग तक, जब तक उनकी ये मांग मान नहीं लग जाती है एनटीए पे सम्मिलित करने वाली, क्या स्ट्राइक ऐसे ही चालू रहेगी? देखिए, इस पे तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो प्रोटेस्ट पे हैं और मैं उनको यहाँ लीगली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रोटेस्ट से रिलेटेड तो फोर्डा ही डिसाइड कर पाएगी या उनके जो बाकी एसोसिएशन वो डिसाइड कर पाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसमें ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, निर्मम हत्या की गई, उसके बाद बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर आप देख रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर किस तरीके से हंगामा चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर समाज के कई लोगों ने बहुत गंभीर प्रतिक्रिया दी है। यहाँ तक कि इस घटना के विरोध में सौरव गांगुली भी सड़कों पर उतर आए हैं। और इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस की जगह हाईकोर्ट के बाद अब ये पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया। राज्य के राज्यपाल ने भी इस घटना को लेकर सख्त संदेश दिया है और इशारों में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर मामला ठीक नहीं रहा तो राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है।
लेकिन ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को, कहा है कि बलात्कार के मामले में सख्त कानून बनाए जाए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि ऐसे अपराधियों को फांसी तक होनी चाहिए। अब क्या प्रावधान किए जाते हैं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस घटना को लेकर, कोलकाता की घटना को लेकर हमने एक सर्वे तैयार किया, कई सारे सवाल पूछे और उन पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद हड़ताली डॉक्टर्स के हित में सबसे बड़ा कदम आप क्या मानते हैं? 28% लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। बाकी के 28% लोगों ने कहा कि सीबीआई की जांच शुरू हुई। 3% लोगों ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ और 7% लोगों ने कहा कि आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती हुई। 31% लोगों ने कहा कि जितने भी विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों में से सभी हैं। 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की वजह से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है? 34% कह रहे थे कि टीएमसी अकेली खड़ी हो गई है, बाकी पार्टियों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो भी इस घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 15% लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। 23% लोगों ने कहा कि ममता और राहुल में खटपट शुरू हो गई है इस मामले को लेकर, क्योंकि प्रियंका का भी बयान आ गया। 28% इस मामले को लेकर कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जैद अनवर हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति के पास चलूँगा। स्वाति जी, एक बड़ी घटना हुई, नहीं होनी चाहिए थी, बावजूद इसके ये मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सीबीआई जांच के आदेश हुए, सीबीआई जांच भी कर रही है और जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त सजा देने की बात कर रही है। एक मामला हुआ। अब दूसरा मामला हो रहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे हो, उनके साथ इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि आए दिन एक घटना ये हुई है जो कि अलग है। आए दिन अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारापीटी होती है, इसलिए एक एक्ट बनाने की बात की जा रही है। उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक्ट बनाया जाए, सरकार से बात की गई। और तीसरी बात है कि हड़ताल चल रही है, देश परेशान है, मरीज परेशान है। इन तीनों चीजों को आप कैसे देखती हैं? डॉक्टर स्वाति जी, मुझे आपकी आवाज अब आई है, बताइए। अच्छा, मैंने सवाल पूछा तो आपको मिल नहीं पाई होगी आवाज। जी जी, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस घटना को लेकर, एक तो ये घटना हुई है जो अलग है, इसके अलावा भी डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार अस्पतालों में होती रहती है और इसलिए डॉक्टर हड़ताल पे थे और उन्होंने कहा था कि कम से कम एक एक्ट बनाया जाए हमारी सिक्योरिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर फिलहाल कोई निर्देश नहीं दिए। एक टास्क फोर्स बना दी गई है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मिलकर किस तरीके से रास्ता निकाला जाए। लेकिन देश में मरीज भी हैं जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं। मैं मानता हूं डॉक्टरों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उनका इलाज डॉक्टर हमेशा करते रहें, उनके लिए वो भगवान के तौर पर रहें। और हड़ताल खत्म भी की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज पर हड़ताल जाना, देशव्यापी हड़ताल जाना कितना उचित है? देखिए मनोज जी, ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर जी, मैं बोलूं कि जी, ये कोई छोटा वाकया नहीं है कि इस जी। पे हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसा वाकया है कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया इसने। और जिस तरह से अब हम देख भी रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन इस तरह की कोई ना कोई घटना सामने नहीं आए। कभी छोटे बच्चे हैं, कभी 13 साल की बच्ची, कभी 12 साल की बच्ची, कभी ज्यादा उम्र की महिलाएं, तो कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। और ये एक ऐसा जो माहौल इस वक्त देश के अंदर बन रहा है कि कहीं भी लड़की निकल रही है, कुछ भी कर रही है, सोती भी बच्ची को उठा करके ले जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा संजीदगी का मामला ये बनता जा रहा है कि देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हो रही हैं। और अगर डॉक्टर्स जो हैं अपनी ड्यूटी पर हैं, अपना काम कर रहे हैं, मरीजों की तीमारदारी कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं, वहां भी अगर वो सुरक्षित नहीं है, वहां भी अगर उनके ऊपर इस तरह से अटैक्स हो रहा है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा कठिन वक्त है जब अगर डॉक्टर्स ये कदम नहीं उठाते तो कोई सुनवाई इसके ऊपर होने वाली नहीं थी। नहीं ये स्वाति जी, मामला आप भी मैं आता आपकी और आगे आपने चला जितनी भी जाता। बात कही मैं उनसे सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं
कि डॉक्टर्स अपनी जान पर खिल के कोविड काल में भी जिस तरीके से डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा की, जान बचाई, अपनी जान की चिंता ना करते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून है, डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकारों का काम है, लेकिन बिल्कुल, हड़ताल देखिए देशव्यापी हो जाती है। उसमें वो रिक्शे देखिए वाला, जब ठेले वाला, आम आदमी सभी पिस जाते हैं। हाँ, डॉक्टर एसोसिएशन को यह फैसला कर लेना चाहिए कि हम किसी भी विधायक, सांसद, मंत्री और किसी भी अधिकारी के परिजनों का और उनका इलाज नहीं करेंगे। फिर देखिए कितनी जल्दी कानून बनता है, लेकिन पूरा देश पिस देखिए जाता है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली जी, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले नहीं हुई। जी। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं वो पहले नहीं उठाई गई। हुँ, पहले भी कई बार ये डिमांड्स उठाई गई हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब डॉक्टरों ने खुद अपने असॉल्ट के बाद अपने जीवन की लड़ाई लड़ी है। 15-15, 20-20 दिन आईसीयू में डॉक्टर्स भर्ती रहे हैं खुद असॉल्ट होने के बाद और उनकी मृत्यु तक हुई है। कई जी, बार ये डिमांड्स उठाई गई है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हर बार डॉक्टर्स को एक झूठी सांत्वना दी जाती है, एक झूठा एश्योरेंस दिया जाता है कि आपके लिए ये कानून बनाए जाएँगे, आपके लिए सख्ती लाई जाएगी, लेकिन वो नहीं लाई जाती। और जहाँ तक बात आप पॉलिटिशियंस की कर रहे हैं कि जी। अगर उनके लोगों को, उनके घर के लोगों को हम देखना बंद कर दें, तो वो लोग तो वैसे भी यहाँ भारत में इलाज नहीं कराते हैं, वो लोग तो वैसे भी बाहर जाते हैं और इसीलिए आज डॉक्टर्स की दुर्दशा है, क्योंकि इस सिस्टम को समझने वाला कोई है ही नहीं कि हुँ। डॉक्टर्स किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, डॉक्टर्स कितनी कठिनाइयों के साथ जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये समझने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, नहीं, और मैं समझ इसलिए सकता अगर हूँ। डॉक्टर्स मैं अपनी आवाज़ समझता नहीं हूँ उठाएँगे स्वाति जी, मैं जी, समझता हूँ और देश भी समझता हूँ, क्योंकि वो 34 घंटे, 48 घंटे तक अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और इस बात को लेकर चिंता भी जताई है देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि डॉक्टर्स की हड़ताल का सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? 23% लोगों ने कहा ओपीडी मरीज, 16% लोगों ने कहा सर्जरी वाले मरीज और 53% लोगों ने कहा इमरजेंसी में भर्ती मरीज और 7% लोग मरीजों के नाते रिश्तेदारों की बात कर रहे थे और 1% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। स्वाति जी ने बात की कि नहीं, नेता लोग या जो सरकार में बैठे लोग हैं विदेश चले जाते हैं। आप ये एम्स में एक बार करके देख लीजिए, देखिए कितनी जल्दी एक्ट बनता है। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन हमारे साथ जैद साहब मौजूद हैं। जैद साहब, क्या कहेंगे? एक संकेत तो हुआ है कम से कम इस हड़ताल के बाद, पहली बार है जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त संदेश दिए हैं कि भाई आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देते। टास्क फोर्स बनाई गई है। अब वो हालांकि रिकमेंडेशन तो सरकार के पास ही जाना है, करना भी सरकार को है। सरकार करेगी नहीं करेगी, ठंडे बस्ते में डाल देगी। इसके साथ साथ उन्होंने 2000 जो जो आर्स की बात की है कि इतने घंटे ड्यूटी क्यों करते हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। सुरक्षा की बात की है, सीसीटीवी लगाने की बात की है, गार्ड्स बिठाने की बात की है। आप क्या मानते हैं? आज जो हाल है यहाँ पर, आप इसको 2022 से 2022 में एकनाथ शिंदे साहब हैं जो आज चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनके साहबजादे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी। वो अपोजिशन में रहते रहते ये बिल लाए थे, एक्ट बिल लाए थे। सरकार चाहती तो उस दौरान पास कर सकती थी, वो दूसरे पहलू हो जाएगा डिबेट। मगर आज जो आज आज बंगाल का जो माहौल है हम्म। और जो आज माहौल बना है, ये तकरीबन 2019 से जो कोविड की शुरुआती दौर में जो महामारी आई थी और तमाम हुकूमत फेलियर थी, पूरे की पूरी दुनिया जो फेलियर थी, मगर हम एक आशावादी हैं। हम जब पहुंचते हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी लॉयर के पास, तो उससे हम एक उम्मीद जोड़ लेते हैं, उसे हम भगवान कहते हैं। हमें ये संस्कृति मिली है हमारे जमीन से, तो हम उसे भगवान कहते हैं, उससे एक उम्मीद जोड़ते हैं। जब वहां से डिसअपॉइंटेड या मायूसी मिलती है तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है। जब एक हुकूमत महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो डॉक्टर भी उसी तरह, एक डॉक्टर पे 1700 लोगों का कम से कम इलाज करने का दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मगर उसी दौरान जब एक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तादाद बढ़ जाता है, जी। और एक तादाद बढ़ के मल्टीप्लाई 1000 पे चला जाता है, तो आप सोचिए 1700 से 17,000 जब चला गया था दौरान पैंडेमिक पे, तो लोग रिएक्ट किए थे। उस रिएक्ट से मेरे ख्याल से हुकूमत को जाग जाना चाहिए था। मगर आज बंगाल से जो एक चीज पैदा हो के पूरे पैन इंडिया में घूम रहा है और साथ साथ पूरे दुनिया में घूम रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं है तो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल की। और यही आज पूरे बंगाल में लाचार
जैसे एक हुकूमत, आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो रास्ते पे खड़े होकर बोलता है मुझे इंसाफ दो, जी जी। वो खुद ही इंसाफ मांगता है। इससे एक ऐसा मैसेज गया है कि वो एक स्पार्किंग की तरह काम किया है और लोगों में एक गुस्सा, एक आक्रोश और एक तमाम मायूसी के साथ लोग बोले जब ये भी काम जैद नहीं साहब करी एक तो मैं रास्ते परेशानी है बताता ना, ये भी परेशानी है कि कुछ भी घटना हो जाए आप राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दें। हमारे समाज की नहीं, ये भी एक परेशानी है कि देखिए, कुछ भी हो जाए सरकार आपकी को बात, जिम्मेदार, हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं, समाज अपनी तरफ नहीं देखता, समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो समाज भी जिम्मेदार है, समाज मेरी बात अपनी का- जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहता। ये बड़ी मेरी बात परेशानी। एक और सर्वे समाज- का सवाल जैद साहब, एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि आपके लिहाज से डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स वन स्ट्रेच में अधिकतम कितने घंटे होने चाहिए? 58% लोगों ने कहा 8 घंटे होने चाहिए, 27% लोगों ने कहा 12 घंटे होना चाहिए, 13% लोगों ने कहा 24 घंटे होना चाहिए और 2% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं, हमारे साथ स्वाति जी हैं। डॉक्टर स्वाति, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने तो इंटर्नशिप भी की है, आपने पढ़ाई भी की है और आप हॉस्पिटल्स में भी हैं, आप क्या मानती हैं कि एक डॉक्टर के लिए कि वो खुद भी सुकून से रहे, वो किसी पे इरिटेट ना हो और अपने पेशेंट को ठीक से देख पाए, कितने घंटे होने चाहिए? मनोज जी, एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगी। अगर कोई एरोप्लेन का पायलट है और आपको ये पता लगे कि ये 8 घंटे ड्यूटी करता है पायलट, दूसरे पायलट का आपको पता लगे कि ये 24 घंटे ड्यूटी करता है, तीसरे पायलट का पता लगे कि ये 36 घंटे ड्यूटी करता है, तो आप कौन से प्लेन में बैठना चाहेंगे? आप कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? कहाँ आपको लगेगा कि मुझे ये प्लेन में बैठना चाहिए, ये पायलट जो है रेस्टेड है, ये पायलट जो है ये कम ड्यूटी आवर्स करता है, तो ये ज्यादा अच्छा प्लेन उड़ाएगा, शायद रास्ते में सोएगा नहीं, इसको झपकी नहीं आएगी, ये मुझे सही सलामत पहुंचा देगा। लेकिन एक डॉक्टर जो दिन रात लोगों की तीमारदारी कर रहा है, जो जान बचाने में लगा है, और जान बचाने के लिए जिसको अपने सेंसेस फुल चाहिए, यानी कि आपको उस वक्त क्विक एक्शन लेने की जरूरत है जी। कि मुझे इस मरीज को क्या दवा देनी है, क्या इसको ऑपरेशन की जरूरत है, कौन से टेस्ट की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को आप 36 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी कराते हैं और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि वो सबकी जान बराबर जो है हिम्मत के साथ बचाता रहे और करता रहे। तो ये कहाँ तक इंसानियत है, ये बिल्कुल भी गलत है। सोचने की जरूरत है। और आज बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सीजीआई हैं, उन्होंने आज ये बात बोली कि ये इनह्यूमन है कि हम 36 घंटे अपने डॉक्टरों से काम कराते हैं, जिनके सोने का पता नहीं, जिनके खाने का पता नहीं, लेकिन वो एक टांग से खड़े हुए हैं कि हमें मरीजों की जान बचानी है। और खुद सोचिए कि उनकी क्या हालत होती होगी। हमने खुद ये ड्यूटियां करी हैं, 72 घंटे की ड्यूटियां बिल्कुल हमने आपने करी हैं, सही जब कहा। हम और आपने जो नहाने एग्जाम्पल नहीं जाते, जी, खाने नहीं जाते, सोने नहीं जाते और लगातार वार्डों में खड़े रहते हैं, ये इनह्यूमन है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना और चाहिए। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आने वाले समय में सरकार भी इसे समझेंगी और उसी हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम स्वाति जी का, शुक्रिया हम करेंगे सैयद साहब का जो हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल